जय हिंद। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसीएस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देख लिया था मौर्य वंश के उत्तराधिकारी और मौर्य वंश की कला वस्तु। आज हम लोग देखेंगे मौर्य वंश की आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मौर्य वंश की आर्थिक व्यवस्था क्या थी। लेकिन उससे पहले आप लोग को अगर मेरा चैनल वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किस पे आधारित थी। उस वक्त आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो था कृषि, पशुपालन तथा कारखाने। जी हाँ, मौर्यकालीन शहरी व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी जो कि 16 जनपद के बाद स्टार्ट हुआ था। इसीलिए कारखाने भी उस समय तक खुल चुके थे। ठीक है, कहा जाता है कि मौर्य कालीन में बढ़ई और लोहार बहुत अच्छे होते थे। मतलब इन दोनों के कारीगर जो होते थे वो काफी अच्छे होते थे, उम्दा होते थे। उसके बाद आगे देखते हैं, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। ठीक है, जहाँ के गुरु थे चाणक्य। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, मौर्य कालीन में 3 संगठन भी थे। वो कौन कौन से थे चलिए देखते हैं। पहला था श्रेणी, यह शिल्पकारों का संगठन था। दूसरा था निगम, यह व्यापारियों का संगठन था। और तीसरा था सार्थवा या काफिला का संगठन था। ठीक है, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, अब इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी, मतलब बहुत बड़ी थी। इस समय स्थायी तथा अस्थायी 2 प्रकार की सैन्य व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है, अस्थायी यानी कि जो परमानेंट सैनिक रहते थे और अस्थायी जिनको युद्ध के समय बुलाया जाता था। ठीक है, मौर्यकालीन की जो सेना थी वो नंद काल जो था उसकी 3 गुना थी। ठीक है, यानी कि मौर्य वंश का जो काल का जो सेना जो था वो बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा था कि नंद वंश का जो था उसका जो वो 3 गुना छोटा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं मौर्य वंश का। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत होता था। राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश होता था, किंतु प्रजापालक की संकल्पना भी विकसित हो चुकी थी। ठीक है, प्रजापालक की जो संकल्पना थी वो भी विकसित हो चुकी थी। मौर्य प्रशासन एकीकृत नौकरशाही पर आधारित था। ठीक है, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उपता परीक्षण किया जाता था। ठीक है, उपता परीक्षण का तात्पर्य है चरित्र का जांच करना, यानी कि अभी करेक्टर सर्टिफिकेट जैसे होता है ना, वैसे ही उस वक्त चरित्र जांच हो जाता। करेक्टर सर्टिफिकेट को हिंदी में चरित्र पत्र कहा जाता है, वो तो आप जानते होंगे। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद हुआ करता था। उच्च अधिकारी को तीर्थ या महामात्र कहा जाता था और इनकी संख्या 18 हुआ करती थी। प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था और इनकी संख्या 26 हुआ करती थी। वो कौन कौन से थे हम लोग चलिए देखते हैं। पहला था लक्षणाध्यक्ष। मुद्रा तथा टकसाल का जो अध्यक्ष होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। आंकड़ा अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष को आंकड़ा अध्यक्ष कहा जाता था। सुना अध्यक्ष, बूचर खाने के अध्यक्ष को कहा जाता था, यानी कि कसाई घर के अध्यक्ष को सुना अध्यक्ष कहा जाता था। पोतवा अध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष हुआ करता था। विविता अध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष को कहा जाता था। नवा अध्यक्ष नौसेना का अध्यक्ष होता था। शुल्का अध्यक्ष राजकीय धन कर वसूलने का अध्यक्ष हुआ करता था। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। पन्या अध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष हुआ करता था। गणिका अध्यक्ष व्यवसायों का निरीक्षक हुआ करता था। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करता था। लौना अध्यक्ष नमक अधिकारी को कहते थे। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट निर्मित करने वाले अधिकारी को कहते थे। सूत्रा अध्यक्ष रुई कताई तथा कपड़े बुनाई उद्योग का अध्यक्ष को कहा जाता था। देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष को कहा जाता था। लोहा अध्यक्ष धातु विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। पतना अध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था और मानदा अध्यक्ष दूरी मापने का अध्यक्ष हुआ करता था। गुड़ पुरुष गुप्तचर को कहा जाता था। ठीक है, अभिलेख के अनुसार अशोक के समय में मौर्य काल या साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार के वक्त 4 भागों में बटा हुआ था। 5वां कौन सा था?
कलिंग जिसको अशोक ने ऐड किया था, इसीलिए वे 5 प्रांत हो गए थे और 4 पहले से चले आ रहे थे। वो कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। पहला उत्तर प्रांत था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा दक्षिण प्रांत था जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। तीसरा अवंती था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। चौथा कलिंग था जिसकी राजधानी तौसली थी और 5वां प्राची था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। ठीक है, मौर्य काल में कुछ महत्वपूर्ण कर भी हुआ करते थे, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वो कौन कौन से थे, तो चलिए देखते हैं। वर्तनी, विविधता, वनिका, बलि और विशिष्ट महत्वपूर्ण कर हुआ करते थे। ठीक है, और इस वक्त सिक्कों को भी 3 भागों में बांटा गया था। पहला था सोना, चांदी और तांबा। ठीक है, सोना कौन सा था, तो स्वर्ण या पाद, इसे पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता था। चांदी का जो सिक्का होता था वो होता था पर्ण एक्चुअली अशुद्ध चांदी का सिक्का हुआ करता था। और तांबे में होता था मास्क, काकनी और अर्धकाकनी। ठीक है, तो आज हमारा मौर्य कालीन जो है वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट काल में हम लोग मौर्य उत्तर काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।